नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SKG की जीएस मस्ती पर। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस जो यूथ पब्लिकेशन का होगा, जिसमें लगभग 1 लाख परीक्षा पॉइंटर होगा और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बिहार SSC हो जाए, बिहार SI, बिहार पुलिस और SSC के जितने एग्ज़ाम हैं या फिर BPSC का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, इस सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये सभी परीक्षा के लिए साइंस का क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप सभी हमसे जुड़ सकें। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो जैव विकास से संबंधित है, आइए देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः कब हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कब हुआ है? तो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था? तो CH4NH3 और CO2 का मिश्रण शामिल था। कौन सी गैस प्राचीन मतलब आदिम पहले के पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। आगे आद्य वायुमंडल क्यों कम हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में कमी के कारण। आद्य वायुमंडल क्यों कम हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में कमी के कारण कम हो रहा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? तो रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरियन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओपेरियन ही है। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने दिया है? तो लैमार्क ने 1809 में दिया था। लैमार्क का सिद्धांत क्या है? तो लैमार्कवाद ही उसका सिद्धांत है। लैमार्क किस पर आधारित है? तो बड़े होने की प्रवृत्ति पर, वातावरण का सीधा प्रभाव पर, अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव पर। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसने दिया है? तो लैमार्क ने दिया है, जिसे लैमार्कवाद का सिद्धांत भी बोला जाता है। लैमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? तो लैमार्क की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विकास मतलब इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने 1809 ईस्वी में। कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक थे जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान में जाने जाते थे? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। जैविक विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो डार्विन ने 1859 में प्रतिपादित किया है। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी
किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में हुआ है। डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता पर, जीवन संघर्ष पर, विभिन्नताएं और उनकी वंशागति पर, और योग्यतम की अतिजीविता अथवा प्राकृतिक चयन पर आधारित है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन कहा जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग। स्पीशीज किसकी पुस्तक है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी पुस्तक है? डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक है डार्विन की। जैविक विविधता पर आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। जैविक विविधता पर आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन किया है ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ने अपना पहला प्रयोग किस पर किया था? सांद्र प्रिज्म रोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना पर किया था। किस जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है क्या कहलाता है? उत्परिवर्तित कहलाता है। वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? उत्परिवर्तन का विकास। विकासवादी संबंधों के परिणाम कौन प्रदान करता है? जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, किसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? क्रमागत उन्नति के कारण नई प्रजातियों का गठन होता है। किसे पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? तो युगलीना को माना जाता है। किसे? युगलीना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। किसे एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी नियोपिलाइना को माना जाता है। नियोपिलाइना को माना जाता है। किसे सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? आर्कियोपेरेटिक्स को। कथी लिखल है? आर्कियोपेरेटिक्स। किसे सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? आर्कियोपेरेटिक्स को माना जाता है। आर्कियोपेरेटिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोपेरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे सरीसृप तथा स्थानियों के बीच की कड़ी माना जाता है? एकिडना तथा प्लेटिपस को माना जाता है। अंडे देने वाले स्तनपायी कौन है? प्लेटिपस है। अंडे देने वाले स्तनपायी प्लेपिटस है। नेक्स्ट है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना क्यों अधिक है? द्विवर्ण अणुओं के विभाजन के कारण जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न लेकिन देखने में एक जैसे और कार्य समान हो, उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल क्या है? समरूप अंग है। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का जो फाल है वो समरूप अंग है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, लेकिन उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। कार्य भिन्न और संरचना सेम, उसे समजात अंग कहते हैं। किस युग के दौरान विशालकाय सरीसृप डायनासोर फले फूले थे? तो मेसोजोइक युग में डायनासोर थे। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? तो क्रीटेशियम के युग में वे लोग विलुप्त हो गए थे। मैमथ किसके पूर्वज थे? हाथी के। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है? महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है? तो नूतन जीवी को। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कहाँ से विकसित हुए हैं? अफ्रीका से विकसित हुए हैं। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता कहाँ से लगाया जा सकता है? अफ्रीका से। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता कहाँ से लगाया जा सकता है? तो अफ्रीका से। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? क्रो-मैग्नन थे। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, जिसका अर्थ बुद्धिमान आदमी होता है। शब्द डोनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों से किस संदर्भ में आता है? एक आदि मानव जाति के संदर्भ में आता है। वर्ष 2015 में किस होमो जीनस की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनसाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनाल्डी चैम्बर में की गई थी? तो होमो नलेडी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है जो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का कुछ सामान्य प्रश्न आएंगे, इसमें देखते हैं क्या क्या है। विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान मुख्यतः कितनी शाखाएं होती है? तो 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी कितनी उपसंख्याएं होती हैं? जूलॉजी की कितनी उपसंख्याएं होती है? तो अनेक होती है। जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं किसका अध्ययन करता है? जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन करता है।
जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु की एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमालियम, अरस्तु की पुस्तक है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतुओं का, जानवरों का अध्ययन करता है। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकी। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीकी कहा जाता है। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहा जाता है। जीव की आकृति और उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मार्फोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्यों के अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। मानव जैसी प्रजातियां जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मतलब हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी ही कहलाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजातियों में सुधार लाया जा सकता है? तो यूजेनिक्स के अंतर्गत। यूजेनिक्स के अंतर्गत किया जा सकता है। आगे देखेंगे, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किसे कहा जाता है? रक्त से। हिमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। शरीर विज्ञान और चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं विकृतियों का अध्ययन किया जाता है? एंड्रोलॉजी के अंतर्गत। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? तो हिपैटोलॉजी के अंतर्गत यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है? किडनी का अध्ययन किया जाता है वृक्क विज्ञान के अंतर्गत। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधित अध्ययनों को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैरों से संबंधित है। चिरोपोडी पैरों से संबंधित है। नेक्स्ट है, सपनों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ओनेरोलॉजियो के अंतर्गत किया जाता है। ओनेरोलॉजियो के अंतर्गत किया जाता है। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी। साइनोलॉजी पालतू कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। साइनोलॉजी पालतू कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी। एथोलॉजी में पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन का किया जाता है। ऑर्निथोफिली मतलब पक्षी परागण से कौन प्रभावित होता है? पक्षी प्रभावित होते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है।
सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीट की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्कनोलॉजी। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्कनोलॉजी क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन किया जाता है? उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। सर्पों के विषय में अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पों के विषय में अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। और छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को कहा जाता है? इथनोग्राफी। इथनोग्राफी कहा जाता है। मानव सहित जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है इथोलॉजी। मानव सहित जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। नैतिक आचरण तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को इथिक्स कहा जाता है। इथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचरण तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के संपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन को जनांकीकी कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ही बायोसिस्टमैटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों की अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पोलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म की अध्ययन का किया जाता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों तथा अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। कवक के अध्ययन को कहा जाता है कवक विज्ञान। कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। किस समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जाइलम तथा फ्लोएम दोनों का अभाव होता है। किसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं? टेरिडोफाइटा में। किसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं? टेरिडोफाइटा में। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। मरुद्भिद कहा जाता है। किस वर्ग के पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं?
एपीफाइटस वर्ग के पौधे। नेक्स्ट देखेंगे फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। निषेचन निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। डेंट्रोलॉजी डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। काष्ठीय पौधों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी में किया जाता है। काष्ठीय पौधों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी में किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एडाफोलॉजी या द्वारा। नेक्स्ट है बायो इकोलॉजी, जिसमें प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी में हिपैटोलॉजी, जिसमें यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हिपैटोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे हेल्कोलॉजी, जिसमें अल्सर का अध्ययन किया जाता है। अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी में किया जाता है। जेरिएटिक्स जिसमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन किया जाता है। जेरिएटिक्स में ऑर्गेनोलॉजी, जिसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी जिसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपिकोलॉजी जिसमें मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी जिसमें मधुमक्खी का अध्ययन कहलाता है। साइनोलॉजी जिसमें कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन। सेरोलॉजी जिसमें छिपकली का अध्ययन। सेरोलॉजी जिसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी जिसमें सजीव जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में। आगे देखेंगे मैमोलॉजी, जिसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। स्तनधारी का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। क्रेनियोलॉजी जिसमें मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी में मानव खोपड़ी के आकार का अध्ययन किया जाता है। चिरोपोडी जिसमें शरीर के पैरों के विकारों एवं निदान का अध्ययन किया जाता है। चिरोपोडी में। आगे है ओनेरियोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मैकोलॉजी जिसमें मोलास्का और उनके खोले का अध्ययन किया जाता है। मैलेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन मिरमेकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों का अध्ययन को मिरमेकोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में सर्पेटोलॉजी जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी, जिसमें उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में। आगे देखेंगे ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में इकोलॉजी जिसमें सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे बायोनिक्स जिसमें जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पेलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म में जंतु और पादप दोनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी जिसमें परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बोटनी जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी जिसमें पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी जिसमें पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी जिसमें कवकों
कवकों जिसमें कुकुरमुत्ता, राइजोजोनस, क्यूकस का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी जिसमें पादपों और जंतुओं के बाह्य आकारिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसे मार्फोलॉजी कहा जाता है। फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी कहलाता है। फाइटोमॉर्फोलॉजी जिसमें पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन पेनिलोलॉजी कहलाता है। पेनिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है घास से संबंधित अध्ययन। घास से संबंधित अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान जिसमें निषेचन, विकास, विभाजन और विषमता का अध्ययन किया जाता है। फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में पौधों के रोग एवं उनके बचाव का अध्ययन किया जाता है। पौधों के रोग एवं उनके बचाव का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन किया जाता है। कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। एथनोबॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी जिसमें औषधियों मतलब जड़ी बूटियों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जिसमें काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोलॉजी में फलों और बीजों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोलॉजी में फलों और बीजों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी जिसमें कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में पोमोलॉजी जिसमें फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन फलदार फसलों या फिर फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। लास्ट है पेडोलॉजी जिसमें मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के जनक कौन कौन से हैं। किस शाखा के कौन जनक है वो देखते हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। जूलॉजी के जनक मतलब जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही है। जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसमें जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेक्टस है। थियोफ्रेक्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। थियोफ्रेक्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस है। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस ही है। वर्गीकी के जनक भी कैरोलस लिनियस है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक टी.एच. मॉर्गन है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका की खोज जो मृत कोशिका था किसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा गया है। ह्यूगो डी ब्रिज को। उत्परिवर्तन का जनक ह्यूगो डी ब्रिज को कहा गया है। जीवाश्मिकी का जनक
लियोनार्डो डी विंसी को कहा गया है? लियोनार्डो डी विंसी को कहा गया है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुईस पास्चर, सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुईस पास्चर है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुईस पास्चर है। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है, हिप्पोक्रेटस है। सुजननिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन है। पादप कार्यकी के जनक स्टीफन हेल्स है, स्टीफन हेल्स है। अनुवांशिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर है, अनुवांशिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर है। नेक्स्ट देखेंगे तुलनात्मक शारीरिकी के जनक जी क्यूवियर है, जी क्यूवियर। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक है, जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक है। कवक विज्ञान के जनक माइकेली है, माइकेली कवक विज्ञान के जनक है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक ई.जे. बुल्टेयर है, ई.जे. बुल्टेयर है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति के जनक, भारतीय जीवाश्म वनस्पति के जनक बीरबल साहनी है, बीरबल साहनी है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक R.H. कश्यप है, R.H. कश्यप है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा है। नेक्स्ट है खेती और पशुपालन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जिसमें फलों फूलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है? बागवानी। फलों फूलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है? बागवानी, बागवानी कहा जाता है। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है, विटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? अर्थवर्म, अर्थवर्म होता है। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में, मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती क्या कहलाता है? फलकृत कृषि, फल कृषि विज्ञान, फल कृषि विज्ञान, जिसे पोमोलॉजी भी कहा जाता है, जिसे पोमोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संरक्षण को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी कहलाता है। प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी कहा जाता है। आगे देखेंगे संवर्धन मतलब खेती या पालन की प्रमुख विधियां और उनके उत्पादन। एग्रीकल्चर में फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान आता है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी, जिसमें फसलों की खेती से संबंधित आता है। एग्रोनॉमी में फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। वेजिकल्चर में सब्जियों तथा पौधों की कृषि से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि होती है, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन संबंधित आते हैं। हॉर्टिकल्चर में फलों फूलों सब्जियों व मसालों की खेती होती है। नेक्स्ट देखेंगे सेरीकल्चर, जिसमें कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु रेशम कीट पालन का उपयोग किया जाता है। मोरीकल्चर, जिसमें शहतूत की खेती का उत्पादन होता है, मोरीकल्चर शहतूत की खेती से संबंधित है।
नेक्स्ट है एपी कल्चर, जिसमें शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन से संबंधित। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। पक्षी पालन को एवी कल्चर कहा जाता है। पक्षी पालन को एवी कल्चर कहा जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि को वर्मी कल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि कहा जाता है। सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों व फल उत्पादन संवर्धन कहा जाता है। सिट्रीकल्चर में हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें मृदा विहीन पादप संरक्षण होता है। हाइड्रोपोनिक्स में मृदा विहीन पादप संरक्षण होता है। एरोपोनिक्स में हवा में खेती मतलब पादप संरक्षण होता है। नेक्स्ट देखेंगे एवी कल्चर में पक्षी पालन होता है। एवी कल्चर में पक्षी पालन होता है। वन संवर्धन, जिसमें सेरीकल्चर का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर में वन संरक्षण अध्ययन होता है। अर्बोरिकल्चर, जिसमें वृक्षों तथा झाड़ियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अर्बोरिकल्चर में नेक्स्ट है ओलीकल्चर में जैतून का उत्पादन या संरक्षण और व्यापार से संबंधित है। पीसी कल्चर, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। एक्वाकल्चर, जिसमें जलीय जीवों के संवर्धन हेतु अध्ययन किया जाता है। एक्वाकल्चर में ओस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन किया जाता है। नेक्स्ट है हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन होता है। हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन होता है। मेरीकल्चर, जिसमें मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन होता है। मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का अध्ययन मेरीकल्चर में होता है। एल्गा कल्चर, जिसमें शैवाल की कृषि होती है। शैवालों की कृषि एल्गा कल्चर कहलाता है। स्पंज संवर्धन, जिसे स्पॉन्जी कल्चर। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप हमसे जुड़ सके। थैंक यू।